हेलो दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू इक्वेशन के ऊपर। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है और आनंदित है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में है। दोस्तों, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को डीप में स्टडी करते हैं तो उससे पहले उसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है या जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है या जो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए उसका जो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट सब है, मैथमेटिकल कंसेप्ट हो, ये सब को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हर कोई इसको पढ़ना चाहता है। और जैसे स्टार्ट करते हैं लोग क्या करता है, सीधे बीच में घुस जाते हैं। तो जैसे हम बीच में जाते हैं तो जब हम उसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट को यदि हमने नहीं समझा है तो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे लगने लगता है क्या है, मतलब इसमें क्या क्या है, कैसा कैसा इक्वेशन है, इसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं है। तो वो फिर लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, इसको समझना मेरे बस के बाहर है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस बुक को बंद कर देते हैं, फिर सो जाते हैं, बोल जाते हैं कोई क्वांटम मैकेनिक्स कोई सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ना है आपको। तो इस तरह का फीलिंग आने लगता है। तो क्या है दोस्तों कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप उसका जो फंडामेंटल जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसको आप मतलब एक लाइन से समझ जाते हैं, तब आप जब क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तब आप डीप में भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि उसका ना फंडामेंटल चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जनरली क्या करते हैं कि फंडामेंटल को समझते नहीं है, डायरेक्ट पीछे पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ पर खाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है, कंसेप्ट सब रहता है, जिस कंसेप्ट के बारे में हमने बढ़िया से स्टडी नहीं किया है, समझा ही नहीं है, और डायरेक्ट अचानक आपके पास आ जाए तो आपको एक अजीब सा फीलिंग हो जाएगा कि क्या है ये, नहीं है, छोड़ो इसको, नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो जो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो बोरिंग सब्जेक्ट बन जाती है उस टाइम में जाके। लेकिन यही क्वांटम मैकेनिक्स का जो जितना भी कंसेप्ट है, उसका जो फंडामेंटल जो पिलर्स है जिस पे क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है, उसको आप छोटा छोटा करके एक एक करके समझ जाते हैं, तब आपको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। उसका हर चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको उसमें सारी चीज़ धीरे धीरे समझ में आते रहेगा। जब समझ में आते रहता है तो कोई भी चीज़ क्या होता है, हमें पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू के ऊपर, आइगन फंक्शन के ऊपर और आइगन वैल्यू इक्वेशन के ऊपर। हम क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं तो ये टर्म्स आपको बहुत बार देखने के लिए मिलता है ना। जब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर में एनर्जी का जो आप देखेंगे कि एनर्जी कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पर देखेंगे कि एनर्जी आइजन वैल्यू आता है ना। तो इस तरह का बहुत सारे टर्म्स आते हैं वहाँ पर। एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी आइजन वैल्यू आता है ना। उसका फंक्शन आता है एनर्जी आइजन फंक्शन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये टर्म्स बहुत बार यूज होंगे, इसीलिए उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आइजन वैल्यू, आइजन फंक्शन है ना, और आइजन वैल्यू इक्वेशन जो है वो क्या है, वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग उसका डिटेल्स में उसको स्टडी करेंगे कि क्या होता है आइजन वैल्यू। देखो, आइजन वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले पढ़ते क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है। जैसे हम लोग यदि बोलते हैं कि यदि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर कोई पार्टिकल रहता है
तो उसका हम लोग कितना एनर्जी है, कितना वेलोसिटी है, कहाँ पर उसका पोजीशन है ना, कितना मोमेंटम है, दूसरे पार्टिकल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये सब हम लोग जानते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल होता है, फिर वेव भी होता है। तो वेव के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं उसमें। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो वेव है और पार्टिकल नेचर एक ही एंटिटी का पार्ट होता है, एक ही एंटिटी का दोनों नेचर होता है। तो इसीलिए हम लोग साइमल्टेनियसली क्या होता है, उसका वेव नेचर भी स्टडी करना चाहते हैं, पार्टिकल नेचर भी स्टडी करना चाहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, मैटर वेव एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का या तो पार्टिकल बॉडी बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, वेव है तो वेव बोलते हैं अलग से, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हम डायरेक्ट पार्टिकल या वेव नहीं बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर कंसेप्ट क्या आता है, मैटर वेव का होता है, कि वहाँ पर एक ही एंटिटी का दोनों नेचर होता है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम लोग वहाँ पर एक वेव फंक्शन लेते हैं, है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो वेव फंक्शन क्या होता है, साई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो साई इजकल टू कुछ रहता है। तो वेव फंक्शन का हम लोग जानते हैं कि उसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वेव फंक्शन का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस कब होता है, तो जब उसका जो स्क्वायर है उसका जो मॉडुलस होता है, वेव फंक्शन का जो स्क्वायर का मॉडुलस होता है उसका सिग्निफिकेंस है, वो हमें क्या बताती है कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बताती है कि पार्टिकल का वहाँ पर होने का चांसेस कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, है ना, ये बताती है। तो हमने देखा था कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो क्या था, वो ऑपरेटर्स के ऊपर था, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के बारे में हम क्यों चर्चा करना चाहते हैं कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझना चाहते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो मैटर वेव है उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्या स्टडी करेंगे, उसके पास टोटल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, उसका वेलोसिटी कितना है, उसका पोजीशन क्या है ना। यही सब जो ऑब्जर्वेबल्स जितने भी है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। उसी से हमारे पास क्या आता है, पार्टिकल्स का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, पार्टिकल्स को हम लोग जानते हैं, है ना, उस एंटिटी के बारे में हम लोग समझते हैं, ये सब ऑब्जर्वेबल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेबल्स हमें कैसे मिलती है, तो वो उस ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड जो ऑपरेटर्स होते हैं उस ऑपरेटर के थ्रू, है ना। हमने देखा था कि जो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल एच, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर बताता है। वो ऑपरेटर क्या है, तो वो टोटल एनर्जी के लिए यूज होता है कि जब हम वेव फंक्शन को हैमिल्टनियन ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, टोटल एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो उसका जो ऑपरेटर है, वेव फंक्शन को ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हैं और फिर हमें अलग अलग ऑब्जर्वेबल्स मिल जाती है। तो ये हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या आता है, जब हम मैथमेटिक्स का बात करते हैं तो वहाँ पर ऑपरेटर्स हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटर्स एक मैथमेटिकल रूल है ना, जो क्या करती है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देती है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में फंक्शन क्या रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन, जिसको साई से डिनोट करते हैं। तो जो साई है उसको ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको एक दूसरे फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है ना। तो हमें जो चाहिए रहता है उस तरह का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका फंक्शन मिल जाता है हमारे पास। तो हम लोग उसके हिसाब से फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये जो वेव फंक्शन है ये वेल बिहेव्ड फंक्शन है। तो ये जो वेल बिहेव्ड मतलब फंक्शन है, तो ये जो मतलब इस पर जो ऑपरेटर जब ऑपरेट करेगी तो वो क्या होगा, दो तरीके से ऑपरेट कर सकता है।
एक तरीका क्या हो सकता है कि ऑपरेटर उस वेव फंक्शन को, है ना, बिल्कुल ही अलग फंक्शन में चेंज कर दे, है ना। इस तरह से होगा कि मान लो कि ऑपरेटर है पी हैट और वेव फंक्शन है साई, तो उस पर ऑपरेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा नया फंक्शन उसको हम लोग लिख रहे हैं फाई से। तो ये जो फाई है वो साई से क्या होगा, हो सकता है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, फाई पे डायरेक्ट डिपेंड ना कर रहा हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से एक मतलब है कि मतलब ऑपरेटर ऑपरेट कर सकती है। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है कि ऑपरेटर जो है वो वेव फंक्शन को चेंज ना करे, अनचेंज्ड रहने दे, है ना। ऑपरेट करने के बाद फंक्शन सेम ही आए, सिर्फ एक कोई स्केलर वैल्यू जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑपरेटर पी जो है साई पर ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेटर पी साई इजकल टू हम लिख देते हैं कि कोई मतलब स्केलर वैल्यू ले लेते हैं लेमडा, है ना, इनटू साई। जो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो फंक्शन वो भी साई ही है, खाली एक मतलब स्केलर कोई वैल्यू है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो जब इस तरह से जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट कर रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके साथ कुछ स्केलर जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये किस क्लास का वेव फंक्शन है, तो जिसका फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस है ना। ये क्या हो जाएगा, फिजिकली मीनिंगफुल फंक्शन हो जाएगा, है ना। इसको बोल सकते हैं कि दिस इज फिजिकली मीनिंगफुल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो ये फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन हुआ। यहाँ पर जब इस तरह से ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, मतलब ऑपरेटर यदि वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है और जो रिजल्टेंट फंक्शन आ रहा है वो भी सेम ही आ रहा है, सिर्फ कोई एक मतलब स्केलर वैल्यू है जिसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में जो ये वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये फिजिकली मीनिंगफुल फंक्शन है, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आइगन फंक्शन। और इसमें जो ये मतलब ये इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर जो वैल्यू है लेमडा, वो लेमडा क्या हो जाएगा, उसी को बोलेंगे आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या हो गया, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर वैल्यू, है ना। जब ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर रही है तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आ रहा है वो सेम फंक्शन आ रहा है, अनचेंज्ड फंक्शन है ना। सिर्फ कुछ उसके साथ एक स्केलर वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर वैल्यू लेमडा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया इस ऑपरेटर से रिलेटेड इस आइगन फंक्शन का आइगन वैल्यू। समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान है। देखिए इक्वेशन आप देख लीजिए, क्या है कि ऑपरेटर P, है ना, साई इजकल टू लेमडा साई। यहाँ पे जो लेमडा है वो क्या है, आइगन वैल्यू, और ये जो साई है वो क्या है, वो है आइगन फंक्शन। और इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वेव फंक्शन है ये फिजिकली मीनिंगफुल फंक्शन है ना। तो इस तरह से मतलब हमें ये कंसेप्ट पता चल गया कि आइगन वैल्यू किसको बोलेंगे, आइगन फंक्शन किसको बोलेंगे। और ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या है, ऑपरेटर P साई इजकल टू लेमडा साई, इस इक्वेशन को बोलते हैं क्या, आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसमें तीन चीज़ें हमने सीख लिया। क्या सीखा कि आइगन फंक्शन किसको बोलेंगे, आइगन वैल्यू किसको बोलेंगे, और आइगन वैल्यू इक्वेशन किसको बोलेंगे, किस तरह का होता है,
तो यही जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसमें जो वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बोलेंगे आइगन वैल्यू, और जो वेव फंक्शन है उसको बोलेंगे आइगन फंक्शन। और ये जो फंक्शन है वो फिजिकली मीनिंगफुल है, ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो, मतलब ये जो आइगन वैल्यू है वो आइगन वैल्यू रियल नंबर भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के ऊपर में कि किस तरह का आ रहा है। तो यहाँ से हमें कंसेप्ट तो हमें पता चल गया है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्या था कि कोई भी मैथमेटिकली यदि सीधा बोले तो कोई एक ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पर यदि ऑपरेट करता है और जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है ऑपरेट होने के बाद, तो वो सेम ही फंक्शन आता है कुछ स्केलर है ना वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो उस केस में उस फंक्शन को हम लोग बोल देंगे क्या, आइगन फंक्शन। और जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आइगन वैल्यू। और वो इक्वेशन जो है उस इक्वेशन को बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग को और बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक ऑपरेटर लेते हैं, ठीक है। एक ऑपरेटर लेते हैं, मैथमेटिक्स में जो रहता है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑपरेटर है ये। तो ये ऑपरेटर है, और एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन क्या ले लेते हैं कि साई जो है इक्वल टू ई का पावर जो है वो -3x है। तो एक फंक्शन हो गया साई इक्वल टू ई टू द पावर -3x। अब जब ये ऑपरेटर ऑपरेट करेगा डी बाई डी एक्स, तो क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा -3 का पावर -3x, है ना। तो इसको हम लोग ई का पावर -3x जो है वो तो साई ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू -3 साई। तो यहाँ पर जो ये -3 आया वही क्या है, वो है आइगन वैल्यू। क्या है, आइगन वैल्यू। और ये जो फंक्शन है ई का पावर -3x, ये क्या है, आइगन फंक्शन। और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोलेंगे क्या, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि हम जो फंक्शन ले रहे हैं साई इक्वल टू, वो ले रहे हैं ए साइन पाई एक्स, ठीक है। अब हम एक ऑपरेटर लेते हैं, ऑपरेटर इस बार हम लोग ले रहे हैं d² बाई dx², ठीक है, डबल डेरिवेटिव्स। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये जो ऑपरेटर है d² बाई dx², ये जब ऑपरेटर ऑपरेट करेगा साई के ऊपर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली वो आ जाएगा माइनस, है ना, a पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू a साइन पाई एक्स, तो हो गया साई ही, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर, है ना, साई। तो यहाँ पर जो -π² है वो क्या हो गया, आइगन वैल्यू। और ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। और यहाँ पर जो फंक्शन है a साइन पाई एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन। तो यहाँ से कंसेप्ट, मतलब मुझे तो लगता है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि उस फंक्शन को हम लोग आइगन फंक्शन बोलेंगे जिस पे यदि कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है और रिजल्टेंट फंक्शन सेम ही देता है, सिर्फ कोई स्केलर एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो उस केस में हम लोग उस फंक्शन को बोलेंगे आइगन फंक्शन। और जो स्केलर क्वांटिटी है जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, आइगन वैल्यू। तो आई होप दोस्तों आपको जो ये
वीडियो था वो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया था क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में मतलब स्टडी कर रहा था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, तो बीच बीच में हम भी मतलब जब बुक्स को पलट कर मतलब आगे बढ़ जाते थे तो वहाँ पर ये सब देखते थे, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, है ना। तो मैं ये सोचते रहता था कि ये सब क्या है, नहीं है। तो फिर मैंने जब इसको बहुत बढ़िया से स्टडी किया तब हमें ये मतलब पता चला, क्योंकि इसको समझने में ना बहुत टाइम लगता है। तो कोई यदि आपको समझाने वाला हो जाए तो आप बहुत जल्दी से समझ जाते हैं इसको, है ना। तो जो भी क्वांटम मैकेनिक्स को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको क्या सबसे पहले तो आपको बेस मतलब मजबूत करना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, पूरा कंसेप्ट ही है और मैथमेटिकल इक्वेशंस है। तो पहले उसका जो बेसिक जितना भी मैथमेटिक्स रहता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसका मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आप मीनिंग समझ जाते हैं तब आपको आसान लगने लगेगा। अच्छा, आइगन वैल्यू का मतलब ये है कि कोई ऑपरेटर है, ऑपरेट कर रहा है किसी फंक्शन पर, तो सेम फंक्शन मिल रहा है कोई स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होके, तो वहाँ पर जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है वह मतलब सॉरी वो क्या है, आइगन वैल्यू है। वो जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है और जो इक्वेशन है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो अब आपको मतलब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या रहता है, फंक्शन सभी रहता है कि एनर्जी का फंक्शन रहेगा, है ना, मोमेंटम का फंक्शन रहेगा, सभी का फंक्शन सब रहता है। तो वहाँ पर आपको आएगा कि इजन एनर्जी वैल्यू ऐसे करके आएगा, या एनर्जी आइगन फंक्शन। तो ये सब जब आपको अब जब ये टर्म सब आएंगे तो आप उसको बढ़िया से समझ सकते हैं कि अच्छा इस चीज़ के लिए ये सब मतलब आ रहा है ना। तो आप आसान तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकते हैं। तो जो भी क्वांटम मैकेनिक्स दोस्तों आप स्टडी मतलब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सारा फंडामेंटल टॉपिक पे ही बहुत सारा वीडियो बनाया है 3-4, ठीक है। तो उसको आप देखिए, तो आपको जो है ना क्या है, फंडामेंटल चीज़ें जब आपको एक बार समझ में आने लगेगा तब आप जब आगे क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। लेकिन उसका जो फंडामेंटल जितने भी कंसेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है बढ़िया से। तब आपको आगे जब आप जाएंगे तब तो खाली मैथमेटिक्स है, तो आप मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए। तो वो मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है, छोटा छोटा कंसेप्ट जितने भी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर आपको आइगन वैल्यू के बारे में, आइगन फंक्शन के बारे में, आइगन जो वैल्यू इक्वेशन है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जब कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।